हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एट योर चैनल आवर क्लासेस विद प्रेम सिंह। आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का मैथ का। तो मैथ में पहला जो चैप्टर है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब इस पर हालांकि इस पर ऐसा कोई बेस क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप के, वो बताएंगे हम कैसे। तो आप पहले जनरल नॉलेज समझ लीजिए कि जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं कहते किसे। तो यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। मीन्स क्या है यहाँ पर कि जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को मिला करके हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें वो संख्याएं आती हैं जिनका आंसर इन्फिनिटी के रूप में ना आए या इस प्रकार का ना हो, जैसे √2, √3, इनका यदि रूट निकाला जाता है तो क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू नहीं आती, शांत वैल्यू नहीं आती, टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं आती। मीन्स जैसे 1.4144 इस तरह से चलता ही रहता है। 2 का जब हम अंडर रूट निकालते हैं, इसी तरह से 3 का निकालते हैं, तो फिक्स वैल्यू नहीं आती, शांत या टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं आती है। मीन्स कहने का क्या है, यहाँ पर जब भी आप वैल्यू निकालोगे तो आप 1.414 इस तरह से चलता ही रहता है। तो जो इस तरह की वैल्यू जो होती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या के अंदर आएंगी, जो भी रूट आएगा। या यदि रूट में हमको जोड़ देते हैं 1, 2, 3 जो भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जोड़ देते हैं तो वो भी सभी आपके अपरिमेय संख्या के अंदर आते हैं। या मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रूट वैल्यू में तो भी आपका वो किस में आता है, अपरिमेय संख्या के अंदर आता है। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं जिनमें हमें क्या पता चलता है कि जैसे 4 जो √4 है आपका, जो √4 है वो आपका इसमें नहीं आता है परिमेय में। क्यों नहीं आता है कि √4 का यदि वर्गमूल निकाला जाए तो कितना आता है, 2, और 2 क्या है, एक शांत वैल्यू है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इसी तरह से √9 का क्या आता है, 3 आता है, ये भी एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो ये जो वैल्यूज हैं इनका एक फिक्स वैल्यू नहीं आती, मीन्स कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, होल नंबर्स आते हैं। कौन कौन से होल नंबर आते हैं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू हो सकती है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, माइनस की भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर हम -1/2 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, ये वैल्यूज भी आपकी परिमेय संख्या के अंदर ही आती हैं। और जो फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं जैसे 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, इस तरह से कोई भी जो वैल्यू है, जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न कहलाती हैं, वो भी आपके किस में आते हैं, परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। और जो रूट वैल्यूज हैं वो केवल वो आती हैं जो इस तरह से जिनका पूर्ण वर्ग होता है। जैसे √9 का हम निकालेंगे, 9 का कितना आएगा, 3 आएगा, √4 का कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये अभी ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय कहलाती हैं। और जो इस प्रकार की होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। और किसी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए इस तरह से, या कुछ किसी का भी मल्टीप्लाई किया जाए या भाग किया जाए, वो सभी भी आपकी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जब इन सभी को मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बनता है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स बनते हैं। समझ में आया, रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या है, दोनों संख्याओं को मिला करके परिमेय भी और अपरिमेय भी दोनों प्रकार की संख्याओं को मिला करके हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वास्तविक रियल नंबर्स कहते हैं। मेनली जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जो नंबर्स होते हैं। हम बात करते हैं यदि नंबर्स की, हालांकि हम इतनी डिटेल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ना तो इसमें है आपके सिलेबस में। तो जो नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। क्या होता है, एक तो होती है वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या होती है, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो जो वास्तविक होती है उसे हमने बताया अभी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक। और जो आपका काल्पनिक होता है उसे कहते हैं इमेजिनरी। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, ठीक। तो इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो ये आपके नंबर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो वास्तविक में आता है, एक काल्पनिक में आता है। और वास्तविक का ये दो पार्ट बनते हैं, ठीक। जो काल्पनिक होता है वो होते हैं आयोटा वाले। किस वाले होते हैं, आयोटा वाले होते हैं, आयोटा कहते हैं। और आयोटा का जो
वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक, मीन्स जो आयोटा की वैल्यू होती है यहाँ पर कितनी होती है, √-1। तो ये जो इस प्रकार की वैल्यू जो होती है जिसमें आयोटा आता है वो तो क्या कहलाती है, इमेजिनरी या काल्पनिक वैल्यू कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, जिनमें ये वैल्यू आ जाती है, आयोटा आ जाता है। और बाकी जो वैल्यूज होती हैं जो इस प्रकार की हैं दोनों, वो क्या कहलाती हैं आपकी, वास्तविक या रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे नंबर्स दो प्रकार के हैं, वास्तविक, काल्पनिक। काल्पनिक आयोटा वाली संख्याएं कहलाती हैं जिसमें √-1 आता है, और बाकी सभी जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्यान में आती हैं। और वास्तविक संख्यान में एक तो होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में इस प्रकार की वैल्यू जाती है और परिमेय में इस प्रकार की वैल्यू जाती है। हाँ तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज जो 1.1 है आपकी, उसमें जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और ये क्या होती है वो समझिए आप। यहाँ पर क्या है, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब क्या है। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, भाज्य। डिवाइडेंड को क्या कहते हैं, भाज्य, और डिविजर को भाजक, कोसेंट को भागफल, और रिमाइंडर को क्या कहते हैं, शेषफल। तो जैसा आपको पता है, मान लीजिए हमें यहाँ पर इस विधि से करना क्या होता है, पहले तो हम आपको ये बता दें थोड़ा सा। इस विधि से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इस विधि से क्या निकालना होता है हमें यहाँ पर, तो यार थोड़ा सा करना तो पड़ा होगा हम भाई, एचसीएफ निकालना है। इससे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, 4052 और 12576, इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखेंगे पहले छोटा कौन सा है भाई, यहाँ पर 4052 छोटा है किससे, 12576 से छोटा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4052 का भाग देंगे इसमें 12576 में। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, तो 4 दिया 12, तो 3 बार 6, ठीक, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, कितना बचा, 0 2 4, कितना बचा, ठीक। क्या हुआ, 4052 का हमने भाग दिया तो 3 बार जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, तो 4 की 12 के हिसाब से हमने देख लिया, तो आपका 420 नीचे बताया। तो अब हम इसे यहाँ तक जो डिवाइड हुआ उसे किस प्रकार लिखेंगे हम, 12576 इक्वल टू 4052 का भाग दिया था, तो ये भाजक है आपका, और कितनी बार भाग गया, 3 बार, और जो बचा रिमाइंडर कितना, 420। ठीक, ये 4052 का भाग दिया था, 3 बार गया, और जो बचा नीचे रिमाइंडर जो भागफल बचा वो आपने यहाँ उतार दिया। ठीक, अब आप क्या करोगे, जो भाजक था पहले उसमें और रिमाइंडर का भाग देंगे हम, मीन्स 420 का भाग देंगे किसमें, 4052 में। ठीक, तो इसका भाग दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 40 आ रहा है, 405 420 से कम है, तो पूरे में भाग जाएगा, तो 40 में भाग देंगे 4 का, तो 4 नाम 36, 9 बारी दे के देख लेते हैं, तो 0 आ जाएगा, 2 में दिया 9 दूनी 18 हो गया, 1 बार 9 चौक 36 और 1 37, कितने बचे, 2 15, 8 गए तो 7, और ये आपका 8, तो 272 बचे। ठीक, अब आप इसे लिखोगे तो कैसे लिखेंगे फिर, 4052 में किसका भाग दिया था, 420 का, कितनी बार भाग दिया, 9 बार, और रिमाइंडर कितना बचा, 272 बचा। अब इसके बाद आप इसी प्रकार से चलते जाएंगे। अब क्या है आपका भाजक, 420 है, और यहाँ कितना बचा, 272 बचा, तो 272 का भाग देंगे। अब आप किस में भाग दे रहे हैं आप, 420 में, किसका, 272 का भाग दे रहे हो, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ही जाएगा। और देखिए कितना बचा, 8, यहाँ पर 8 आ गया, 4, यहाँ आपका 148 बचा। ठीक, तो
लिख दीजिए 420 बराबर क्या हो जाएगा, किसका भाग दिया 272 का, कितनी बार गया एक बार, बचा कितना 148। ठीक, इस तरह से बचा। अब देखिए आगे क्या होगा, अब इसमें भाग देना है 148 का, तो भाग दीजिए 148 का भाग देना है 272 में, तो दीजिए कितना बार जाएगा, दुगनी बार करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 8, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही देना पड़ेगा 148, तो दीजिए 12, 4 बचेगा, 5 2 बचेगा और वही 124। ठीक, इतना बचा। अब देखिए क्या लिख देंगे इसे हम, 272 इक्वल टू क्या हो जाएगा 148 का एक बार भाग गया और बचा कितना 124 बचा। अब इसमें भाग देना है 124 का, तो 124 का फिर भाग दे दीजिए 148 में, कितनी बार गया एक बार ही जाएगा, 124 कितना बचा 4 और 2, ठीक 24 बचा, तो लिख दीजिए 148 बराबर क्या हो जाएगा 124 गुणा में 1 और प्लस में 24 बचा। अब 124 में भाग दोगे आप, किसका भाग दोगे भाई 24 का, तो 6 बार देते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 बार दे देते हैं, तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, कितना बचा 4, तो कितना लिख देंगे इसे अब हम 124 इक्वल टू 24 गुणा में 5 प्लस में कितना 4। अब देखिए किसका भाग देंगे अब 4 का, किसमें 24 में, 4 सिक्के 24, खत्म हो गया। ठीक, तो क्या आया 24 का भाग दिया हमने, 24 में भाग दिया है किसका 4 का, कितनी बार गया 6 बार और प्लस में 0, तो लास्ट में जो भाजक आया वो कितना आया, मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक, तो इस प्रकार से आपको हर एक मेथड में ध्यान रखना है, हर एक बार करते जाना है और निकाल के बता देना है लास्ट में एचसीएफ कितना आएगा। ठीक, चलिए इस पर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। हाँ, तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.1 का, 135 और 225 दे रखा है और इनका आपको क्या निकालना है भाई एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले बता चुके हैं आपको, सबसे पहले आप देखोगे कि छोटा कौन सा है, तो छोटा कौन सा है यहाँ पर 135 छोटा है किससे 225 से, तो भाग किसका देना है 135 का ही भाग दिया जाएगा 225 में, तो दीजिए एक बार जाएगा, कितना बचा 12 3 9, ठीक 90 बचा। तो क्या आया 225 में भाग दिया था 135 का, कितनी बार लगा एक बार और शेष कितना बचा 90। अब इसमें भाग दिया जाएगा 90 का, तो देखिए 90 का भाग दीजिए 135 में, तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएंगे, एक बार ही लगेगा 5 और 4 45 बचे। तो क्या आया 135 में भाग दिया 90 का और एक बार गया और बचा कितना 45। अब इस 45 का भाग देंगे भाई 90 में, 45 का भाग दो 90 में, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90, तो अब 90 बराबर क्या लिखेंगे हम 45 का भाग दिया 2 बार गया और शेष कितना बचा 0। तो लास्ट भाजक क्या रहा आपका, लास्ट भाजक कितना आया 45। जब 0 आ जाता है तभी हम भाग देना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है भाग देने के लिए, भाग किसका देंगे 45 ही रह गया। तो यहाँ पर जो एचसीएफ बना वो क्या बना 45 बना, एचसीएफ कितना बन गया 45 बन गया। तो इस प्रकार से हमें करना है, चलो बंद मत करें। ठीक, अब हम आपको दूसरा बताते हैं। इसमें दूसरा क्या है 196 38 220 है, 196 और क्या है 38 220 है। अब ये तो आपको पता ही है छोटा कौन सा है, तो छोटे का ही भाग लगेगा भाई, ये तो आपको पता ही है 196
196 छोटा हो गया किससे? 38,220 से। तो भाग दीजिए 196 का, किस में देंगे आप? 38,220 में भाग दोगे भाई, तो भाग दीजिए। 196 का 382 में भाग देंगे तो दोगुना तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, ठीक। तो एक बार लगेगा, ठीक, एक बार दीजिए। कितना बचा? 6, 10 हो गए तो 8, 186 बचे, ठीक। अब आगे देखिए क्या बचा, इसमें तो भाग जा नहीं रहा, आगे क्या बचा हुआ है? 2, तो 2 उतार लीजिए और भाग दीजिए फिर। 9 बार जाएगा, क्यों? यहाँ पर बचा हुआ है 18। अब एक का हाईएस्ट भाग कितना दे सकते हैं भाई? 9 बार ही दे सकते हैं, तो 9 बार पी लीजिए। 9 छिक्के 54, 5, 9 नाम 81 और 5 86, 86 तो 8, 9 और 8, 9 और 8 17। देखिए कितना बचा? 8, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 9 बचेगा, ठीक। कितना बचा? आगे क्या बचा? 0। आगे कितना बचा? 0। तो भाग दीजिए 196 का, कितनी बार जा रहा है? 9 है, तो 9 कितनी बार दे सकते हैं हाईएस्ट? 0 आ रहा है तो 0 के हिसाब से देख लीजिए, 5 बार दे सकते हैं भाई। 5 बार देने पर 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। सिंपल भाग दे रहे हो आप, कुछ नहीं है यहाँ पर। 5 6 30 और 19 पंजे 95 और 3 98, पूरा हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पर तो हम एक बार भाग देते थे, जो बच जाता था वो ठीक था। अब यहाँ पर 196 का जो पूरा भाग गया, बड़ी संख्या थी भाई, पूरी में भाग देंगे। एक बार जो पूरी बार भाग दिया, जैसे यहाँ पर एक बार गया, यहाँ पर इनमें अलग अलग एक एक बार गया, जितनी बार भी जा रहा है, तो इसी तरह 196 का कितनी बार जा रहा है? 195 बार, और एक ही बार में पूरा चला गया। तो अब क्या लिख देंगे हम? 38,220 बराबर क्या लिख देंगे? 196 का भाग कितनी बार गया? 195 में। बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो लास्ट क्या रहा भाजक? 196 ही रहा ना। तो HCF भी कितना आएगा? 196 ही आएगा, जो बचा ही वो है। तो नहीं समझ में? तो इस प्रकार से हमें करना है। चलो एक और करा देते हैं, फिर एक आपके लिए छोड़ देते हैं, आप करिएगा और पूछिएगा हमें, फिर नहीं होता है तो क्या है? 420 130, ठीक। 15 कर लो, एक और बच जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका निकाल लें हमें HCF, तो कैसे निकालेंगे? छोटा कौन सा है? 255 छोटा आ रहा है किससे? 867 से। तो 255 का भाग दे देते हैं 867 में। तो 2 चक्कू 8, 4 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार दे लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना बचा? 2 0 और 1, ठीक। कितना आया? तो क्या बचा आपका? 867 में 255 का भाग देते हैं 3 बार, बचेगा कितना? 102 बचेगा। अब किसका भाग देना है? 102 का भाग देना है। किसमें? 255 में। कितनी बार जाएगा भाई? 1 दूनी 2, मतलब ये हो गया 204, 2 बार ही दे देते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 और 2 दूनी हाँ 2 हो जाएगा। कितना बचा? 1 5। कितना बचा? 51 बच गया। तो भाई 255 इक्वल टू क्या हो गया? 102 का भाग दिया था, 2 बार गया और 51 शेष बचा। अब 51 का भाग दे देंगे, फिर किस में भाग देना है? 102 में दीजिए। 2 बार ही जा रहा है, 51 दूनी 102 होते हैं, पता। इसका मतलब क्या है? 102 में हमने भाग दिया था किसका? 51 का। कितनी बार गया? 2 बार, और बचा कितना? 0। तो आपका 51 क्या है? यहाँ पर भाजक है, और इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे इसे हम? डिविजर, ठीक। और इसलिए HCF क्या आ गया आपका? 51 आ गया, ठीक।
तो इस प्रकार से आपका हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूरा करा दिया है और इसके पहले के बेस पर ही आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या बताया गया है, 616 और 32 है। तो 616 और 32 का आप क्या निकालोगे, उसमें एचसीएफ निकालोगे। बाकी सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो उन्हें हम आपको कल कराएंगे, नेक्स्ट उसमें करा देंगे। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस तरह करिएगा ताकि आपको कोई गलती के चांस ना रहे। 2 बार करने से उत्तर भी याद हो जाते हैं। तो आप मेहनत करें और अच्छे से करें। चलिए हम आपको इसमें जो 2 एग्जाम्पल बच गए हैं आपके, उन्हें आप करिएगा और हमें बताइएगा। एक तो 430 420 और 130 का, ठीक। और दूसरा क्या है, 455 और 42 का। इनका आपको एचसीएफ निकालना है, बताना है कि कितना आता है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट जो टाइप है आपका फर्स्ट में 1.1 जो एक्सरसाइज है, उसमें एक तो हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसके अनुसार जो टाइप क्वेश्चन बन रहे थे आपके, वो हमने आपको इससे पहले बताएं। अब जो दूसरा टाइप जो है आपका, वो इस रूप का होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है। यहाँ पर 2q के स्थान पर लिखा रहेगा 4q के रूप का होता है, 6q के रूप का होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक व संपूर्णांक, या तो आपको संपूर्णांक के लिए बोल रहा है या विषम के लिए बोल रहा है, या किसी एक के लिए बोला जाएगा, नहीं दोनों के लिए भी बोल सकता है, एक के लिए भी बोल सकता है। तो 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। और इंग्लिश में से ही हम किस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं, एवरी इवन इंटीजर। सम के लिए क्या है यहाँ पर, सम को आप ये समझ लीजिए, A = BQ + R, जहाँ पर R की जो वैल्यू है वो आपकी इस प्रकार से होती है। तो आपको ये याद रखना है, इसी के बेस पर चलता है सब कुछ। तो क्या फंडा है इसका, वो समझिए आप। हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो जो ये है, ये आपको इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक पूर्णांक है। क्या चीज है, पूर्णांक है। एक चीज और देखने को मिलेगी यहाँ पर, ऑलवेज यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव लिखना रह गया है, तो यहाँ पर ऑलवेज जो इंटीजर, जो पूर्णांक होगा वो धनात्मक टाइप का होगा। तो धनात्मक टाइप का होगा, तो यहाँ पर जो ए माना जाता है, तो हम किस रूप में मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, ए। तो ए क्या होगा यहाँ पर, और हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, एनी लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर = ए। ठीक। तो यहाँ पर ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर रहेगा प्रत्येक में। इसी टाइप से लिखना है जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब आपको इसमें एक चीज दी हुई होती है, वो क्या दिया होता है, यहाँ पर q से आगे क्या लिखा होता है, 2 4 6 जो भी लिखा होता है, वो क्या, किसकी वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, वो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई होती है वो किसकी होती है, b की होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक तो हमने मान लिया है कि क्या चीज है, तथा b = कितना है, इसमें 2 दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर लिख देंगे एंड b = कितना है भाई आपका, 2 है।
इस प्रकार से शुरुआत होगी प्रत्येक क्वेश्चन की जो इस रूप में आपका दिया होगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर इस रूप को आप 2 रख के यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा, a इक्वल टू क्या आ गया भाई 2q प्लस r आ गया। और जहाँ पर r की जो वैल्यू है वो कितनी है, b तक है, b का मान कितना है 2, यहाँ पर r का मान कितना है 2, तो 2 तक हो सकती है वैल्यू। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है लेस देन वाला निशान, इक्वल का निशान नहीं, तो इसका मतलब है कि 2 से कम वैल्यू है। तो यहाँ पर r की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होंगी, r की यहाँ पर r इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि इक्वल का निशान लगा होता तब ये 2 तक होता, 2 भी होता। लेकिन अब केवल जो वैल्यूज हैं वो केवल r की कौन कौन सी होंगी, 0 से स्टार्ट है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा। मीन्स यदि यहाँ पर 3 होता तो वैल्यू हम कहाँ तक लिखते, 0 लिखते, 1 लिखते और 2 लिखते। ठीक है, समझ में आया। r की वैल्यू यदि आपकी लिखी होती इस तरह से 4 मान लीजिए, तो r की वैल्यू 0 होती, 1 होती, 2 होती और 3 होती। मीन 4 नहीं होगी, बस ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से वैल्यू लेनी है। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पर रख के देखेंगे, r इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2q आएगी, r इक्वल टू 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2q प्लस 1 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम 2 का भाग दें तो क्या बनेगा, इस तरह से, मतलब 2 का भाग लग रहा है इसमें। और यदि इसमें हम भाग दें तो q में भाग जाता है, लेकिन एक रिमाइंडर रहेगा, शेष रहेगा। तो यहाँ पर क्या पता चला कि जो ये जो वैल्यूज हैं जिसमें 2 का भाग लग रहा है वो तो आपका किसके रूप में आ रहा है, सम के रूप में आ रहा है। मीन 2 का जिनमें भाग चला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, कुछ ना कुछ शेष बच जाता है, वो क्या कहलाते हैं आपके, तो सम संख्या कहलाती है। तो हमें क्या पता चला, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक q के रूप का होगा तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक रूप का होगा। ठीक, हाँ तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए यार, ये दिया हुआ है, माना कि कोई भी धनात्मक व संपूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो हमें ये दर्शाना है, क्या करना है कि जो हम पूर्णांक शो कर रहे हैं वो धनात्मक है और विषम है, और किसके रूप में होना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 रूप का होगा। तो कैसे शो करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है, इसी तरह इसमें एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 सेम। तो यहाँ पर देखिए, माना a को धनात्मक पूर्णांक संख्या मान ली जाएगी, जैसे इससे पहले माना था हमने, a को हम क्या मानेंगे, कोई भी धनात्मक, केवल धनात्मक पूर्णांक मानते हैं, विषम या सम नहीं मानते। तो ये हमने क्या ले लिया, a ले लिया है, तथा b की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से ली जाती है, यहाँ से ली जाती है। q से जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है आपका b होता है। तो यहाँ पर b का मान कितना है, 6 है इसमें। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, अब हम यहाँ पर जो विधि लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। क्या होता है, a इक्वल टू b का मान कितना है 6q प्लस r है, और जहां पर r का मान कितना है आपका,
बी तक रहता है मीन्स यहाँ तक रहेगा। तो आर का मान क्या होगा 0 1 2 3 4 और 5 तक वैल्यू होंगी आर की। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वैल्यूज को रखना है इसमें। तो ए के क्या क्या मान पॉसिबल है, पहला 0 रखिए 6 होगा, दूसरे में 1 रखिए कितना आएगा 6 प्लस 1 रखिए, 2 रखिए 6 प्लस 2, फिर क्या आएगा 6 प्लस 3, फिर क्या आएगा 6 प्लस 4 और इसी तरह से 6 प्लस 5। तो 5 तक आर के स्थान पर क्या रख दिया हमने, आर के स्थान पर 0 रखा तो आर खत्म हो जाएगा, केवल 6 बचेगा। 1 रख दिया तो 6 प्लस 1 बचेगा, 2 रख देंगे तो 6 प्लस 2 हो जाएगा, पर 3 रख देंगे, पर 4 रख देंगे, 5 रख देंगे। इस तरह से ये मान आते हैं। अब यहाँ पर यदि आप इस संख्या के अंदर 2 का भाग करें तो कितना आएगा भाई, 2 कॉमन आ जाएगा और 3 बाहर जाएगा। यहाँ पर आप भाग दें तो कितना आएगा 3 बचेगा, लेकिन एक रिमाइंडर बचना है। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 1 बचेगा, मीन्स कुछ भी भाग कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ भाग देंगे तो 3 बचेगा और 1 और 1 अलग से बच जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 2 बचेगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो और 1 अलग से बच जाएगा। तो ये कंडीशन होगी, मीन्स इसमें 2 का भाग पूरा चला गया है और इसमें 2 का भाग पूरा चला गया है, इसमें 2 का भाग पूरा चला गया है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि जब हम इनमें 2 का भाग दे रहे थे तो जिन जिन संख्या में 2 का भाग नहीं गया है पूरी बार, वो आपकी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो ये आपकी विषम संख्या बची, ये विषम संख्या बची और ये विषम संख्या बची। तो आपके कौन कौन से बचे, 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5। तो ये आपकी 3 संख्याएं कैसी बची हैं यहाँ पर, ये जिसमें 1 बच रहा है, ये आपका 3 रिमाइंडर बच रहा है और ये आपका 5 रिमाइंडर बच रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है, जिनमें 2 का भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचता है। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने और ध्यान रखना है। लास्ट में इंग्लिश में लिखना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, क्या लिखना है यहाँ पर हमें इंग्लिश में, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, और लास्ट में आपको यही चीज रिपीट कर देनी है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और इससे जो नेक्स्ट बचा हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ अलग है औरों से। तो क्या अलग है कि इसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो इसमें क्या करना है, जो अब तक हम क्या मान रहे थे, केवल धनात्मक पूर्णांक मान रहे थे, ये मान रहे थे, तो इसमें उसका वर्ग करके और दिखाना है। क्या करना है, वर्ग करके दिखाना है उसका, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है हमें। तो समझ में आ गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, वो तो एक ही बात है। हमें स्क्वायर आउट करना है उसका, जो पॉजिटिव टीचर मानते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, पहले माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3 है, 3 के रूप में दिखाना है हमें।
इक्वल टू कितना है 3 है। तब इस केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में हम बता चुके हैं कैसे मानते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3, ये लेते हैं। ठीक, अब लिख देंगे कौन सा प्रमेय यूज करना है आपको, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, या एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं आप। क्या होगा, a इक्वल टू बी का मान कितना है 3, तो 3q प्लस r होगा, और जहाँ पर r की वैल्यू कितनी है इस 3 तक रहेगी, q से आगे जो लिखा होता है उसी तक होती है। तो यहाँ पर कुल मिला के r की जो वैल्यूज आई वो कौन कौन सी आई हैं, 0, 1 और 2 आई है। अतः a इक्वल टू क्या क्या आएगा, 0 रखिए, 3q आएगा, दूसरा क्या आएगा 3q प्लस 1 आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 आ जाएगा। ये तो आपकी किसकी वैल्यू आई है, धनात्मक पूर्णांक की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू है, केवल पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू, धनात्मक पूर्णांक की वैल्यू है। अब उसका वर्क करने के लिए बोला गया है तो इसका वर्क करिए। तो a का वर्क करेंगे आप तो क्या होगा a स्क्वायर, इसका वर्क करिए कितना आएगा 3q का स्क्वायर, इसका वर्क करिए कितना आएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका भी करिए 3q प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। अब इसका वर्क किया तो कितना आएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्क करिए। और ये a प्लस बी का वर्क क्या होता है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का वर्क क्या होता है भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू में a इंटू बी होता है। ठीक, इस b को b स्क्वायर को आप पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आएगा, तो करिए यहाँ पर, तो 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q, और दूसरा देखिए, चलो 2a भी लिख देते हैं पहले हम, 2 इंटू में a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ये तो इसका आ गया, ऐसे इसे कर देंगे 9q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4, ये बचा। यहाँ देखिए अब क्या बचा 9q स्क्वायर, यहाँ देखिए 9q स्क्वायर, और क्या बचा 6q प्लस 1, और यहाँ देखिए 9q स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, 12q प्लस 4। ठीक, समझ में आया। इसमें हम यदि 3 कॉमन लें तो कितना आएगा 3q स्क्वायर, यहाँ 3 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर और 2q बचेगा, प्लस में 1 बचा एक्स्ट्रा। यहाँ देखिए 3 का पहले से हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये जो 4 दिया हुआ है उसे लिख सकते हैं हम 3 प्लस 1 के रूप में शो कर सकते हैं। अब 3 का कॉमन लें तो कितना आएगा 3q स्क्वायर बचेगा, 3 का डिवाइड कर रहे हैं 9 में 3 बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, 3 चौक 12 होता है, और यहाँ 1 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। ठीक, अब इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, यदि हम अंदर वाले को m मान के चलें तो क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इसे हम कुछ और मान सकते हैं, और 3t प्लस 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ और ले सकते हैं, कुछ भी s मान लें, चलो प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और हम किस रूप में शो कर सकते हैं इसे, यदि हम मान के चले यहाँ पर t के स्थान पर भी यदि m होता तो किस रूप में आता है, इस रूप में आता, इस रूप में आता। ठीक, तो सारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो किस रूप में आ रही हैं 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। मीन्स क्या है, यहाँ पर केवल हमें 2 रूप शो करने थे, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में शो करना था। सो हमने ये शो कर दिया है, इस प्रकार से हमें करना है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m और 3m+1 के रूप का होगा। ठीक, तो इस तरह से हमें लेकर चलना है। तो आप समझ गए होंगे क्या किया हमने, ये निकाला सेम पहले की तरह जैसे पहले निकालते थे। आर की वैल्यू जो आई 0 1 2 आई, यहाँ पर 3 था तो 0 1 2 आएगा, अलग अलग वैल्यू शो करा दी। अब उन्होंने कहा है कि वर्क करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिया सबका। ठीक, अब यहाँ पर यदि 3 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन लेके देख लिया हमने, तो हमें इस रूप में प्रदर्शित करना था, इसलिए 3 का कॉमन लिया है और कुछ नहीं है बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 3 कॉमन लेंगे तो सब में 9 आ रहा है तो 3 कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन ले लिया सब में और दिखा दिया इस रूप में बन रहा है। यहाँ पर एस के रूप में हम एस और टी के रूप में अलग अलग शो कर दिया है, लास्ट में आके एम के रूप में हमें दिखाना था, इसलिए एम दिखा दिया है। तो इस प्रकार से करना है, इम्पोर्टेंट है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और अच्छे से नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में नहीं होने वाला है, तो आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या अंतर है वो समझिए आप। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का ही प्रयोग करना है, और करते हुए हमें क्या दिखाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दिखाना है। क्या दिखाना है, घन करना है, उसका क्यूब करना है उसका, किसी पूर्णांक m के लिए जो इस रूप में प्रदर्शित होगा 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा, ये हमें दिखाना है। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, आइदर ऑफ द फॉर्म 9m+1 सेम, वही है, क्यूब कर रहे हैं तो पहले की तरह सेम मानेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b क्या है 3 के बराबर होगा। यहाँ पर क्यों होगा 3 के बराबर क्यों लिया है, क्योंकि 9 में यदि हम कॉमन लेना है, हमें क्या लेना है 3 लेना है। तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको, क्योंकि यदि 9 आ रहा है तो उसमें कॉमन 3 लेते हैं, तो 3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तभी वो 9 के रूप में आएगा। तो ये आपको स्पेशल नोट रखना है, इंपोर्टेंट समझ के चलिए फोर्थ और फिफ्थ को। ठीक है, b क्या लेना है, यहाँ पर हमें 9 नहीं लेना है, क्या लेना है 3 लेना है। तो क्या होगा, क्योंकि यदि आप 9 लेते हो तो यहाँ पर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आप इस रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए 3 लेते हैं ताकि 9 के रूप में आसानी से आ जाए। तो 3 आएगा तो क्या बनेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहाँ से क्या बना 3q+r बनेगा, और यहाँ पर r की वैल्यू सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होंगी। तो अब आप ये वैल्यू आई यहाँ पर, अब इससे आगे क्या करना है हमें, तो क्या करना है हमें यहाँ पर a की पावर 3 करनी है, क्यूब करना है, तो क्यूब करिए 3q का क्यूब करना है और 3q+1 का भी क्यूब करके दिखाना होगा और 3q+2 का भी क्यूब करके दिखाना होगा। तो क्यूब करिए, 3 का क्यूब क्या होता है 27। ठीक, यहाँ पर भी क्यूब करना है, तो इसे हम जो क्यूब करते हैं वो क्या फॉर्मूला है, ये a+b का क्यूब क्या होता है a का क्यूब, फिर 3a² 3ab² और लास्ट में क्या आता है b की पावर 3 मींस b3। ठीक, तो हमें क्या करना है भाई, a का क्यूब करना है, तो a का क्यूब करिए कितना आएगा 27, क्यूब पर 3 आ जाएगा, प्लस 3a² भी आएगा 3a², तो क्या आएगा, चलो हम पहले खोल के लिख देते हैं, 3a² मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 और q² और b आ गया, b का वैल्यू कितनी है यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 है। ठीक, और लास्ट में क्या दिखाना है 3b² आएगा, तो a तो कितना है 3q और b² मतलब 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक, ये बन गया, तो ये आ गया 3 मतलब ये हो गया a पे 3 3a² b 3ab² और लास्ट में b पे 3 मतलब 1 की पावर 3। तो ये तो आपका आ गया पूरा इसका। ठीक, अब आप इसका करोगे ऐसे ही से, तो क्या आएगा 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 क्यूब पर 3 प्लस सेम पहले की तरह करेंगे 3a² भी, तो 3a² मतलब 9q का स्क्वायर और b का मतलब 2, ये हो गया 3a² भी, फिर करेंगे 3ab² मतलब 4। ठीक, कितना आ गया, और लास्ट में क्या आएगा b पे 3 मतलब 2 पर 3। ठीक,
और ये ए पे 3 हो गया, ये 3a² भी हो गया और ये 3ab² हो गया और ये आपका पूरा आ गया इसके स्थान पर आ गया। तो आप इसे लिखिए 27/3 प्लस 27/3 प्लस ये कितना आ गया अभी 9×3 = 27 हो गया (3) प्लस ये कितना आ गया 3×9 9 तो 9 हो गया और प्लस का 1 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से आप इसे लिखेंगे फिर 27 अरे यार कोमा है यहाँ पर, देखिए कोमा लगाना है यहाँ पर, ध्यान रखना है, कोमा है तो कोमा लगाइए। कितना आ गया 27/3 प्लस 9×27 = 54 तो 54³ प्लस 3×9 = 36 तो 36³ और प्लस 8 इतना आ गया। इतना आया अच्छे से। तो क्या किया हमने, ये आपका a पे 3 करना है तो a पे 3 हो गया। अब यहाँ पर a पे 3 प्लस 3a² b प्लस a3ab² हो गया है प्लस b पे 3 हो गया है। ठीक, इसके हिसाब से चल रहे हैं, ध्यान रखना, अलग करके देख सकते हो आप। इसी तरह इस पर कर दिया है a पे 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b पे 3 हो गया और ये हमने पूरा खोल दिया है। अब इसमें देखिए ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्लस लगा दिया था, कॉमा है, ध्यान रखना है, कॉमा लेके करना है। तो आप कॉमन ले लीजिए आप 9 क्यों कॉमन ले रहे हैं ये समझिए पहले। तो आप 9 यूँ कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमें जो रूप दिखाना है वो किस रूप में दिखाना है, 9 के रूप में दिखाना है। तो 9 के बाद जो है वो हमें m के रूप में प्रदर्शित करना है। तो 9 ले लीजिए, अंदर क्या बचा 3q² नहीं 3a। अब यहाँ देखिए 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3q⁻3, यहाँ भी 3 बचेगा। ये देखिए क्या मिस्टेक है, q पे 3 ना होकर के q पे स्क्वायर है तो क्या होगा 3q/3 प्लस 3q² और ये आपका q बचेगा और लास्ट में क्या बचा 1। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर ले लीजिए 9 कॉमन, क्या बचेगा 3q/3 प्लस 9×6 = 6q² बचेगा प्लस 4q बचेगा। ठीक, और वही आपका ये प्लस में 8 था इतना बचा और प्लस का 8 अलग बचेगा। ठीक, अब आप इसे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, 9m हो गया, ऐसे बीच वाले को m कर देंगे। इसी तरह 9t+1 के रूप में लिख दीजिए, 9s+8 के रूप में रख दीजिए। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 के रूप का होगा। तो आप लास्ट में आके क्या है इस रूप में दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, समझ में आया। तो हमने m ये जो ts के स्थान पर m को शो कर दिया, बाद में s के स्थान पर भी m को शो कर दिया है और इस रूप में आप दिखा देंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 ऐसे हैं जो थोड़े टफ पड़ते हैं। तो 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसका अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर सकें।